हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। दिस इज़ वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है स्पेसिफिकली फॉर CUET स्टूडेंट्स, राइट, जिसमें मैं अपना यूनिट 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ। अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिसने चेक नहीं किया है वो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, राइट। प्लेलिस्ट भी मैंने इसकी अलग से बनाई हुई है। साथ ही साथ डिमांड का कर्व का जो चैप्टर था हमारा, उसमें पर्टिकुलर यूनिट 2 में ही हमारे टॉपिक्स रहते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंप्लीट हो गया है। डिमांड टॉपिक था, डिमांड कर्व का मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ, वो अपलोड हो चुका है, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। आज मैं पार्ट 2 आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। पार्ट 2 में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन चैप्टर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहता है। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, राइट। एंड ये स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक वो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर मैं आपको MCQ प्रैक्टिस भी कराऊँगी CUET स्टूडेंट्स के लिए। सो नाउ अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। So now let's start with this topic, that is elasticity of demand। तो elasticity of demand होता क्या है वो हम समझते हैं। जो कुछ डिग्रीज होती हैं, 5 डिग्री होती है हमारा इलास्टिसिटी की, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस। अब आप ये बोलेंगे कि ये आपने नोट्स में से कैसे, मतलब इस टाइप स्लाइड नहीं आज। तो यस, आज मैं स्लाइड नहीं लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि स्लाइड बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 मई को है। दैट्स वाई मुझे और 11 मई तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो दैट्स वाई मैं आपके लिए नोट्स से ही डायरेक्ट, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है और इसमें आपको ईजी भी होगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो मुझे बता दो, वो मैं आपको इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम पर भी मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है? तो इसका मतलब हमने डिमांड में जो देखा था, डिमांड में हम क्या देखते हैं बेसिकली कि प्राइजेस के चेंज होने से, प्राइजेस अगर 10 है और 10 प्राइजेस है और डिमांड हमारी सपोज 100 है, राइट। प्राइजेस अगर बढ़ते हैं 20 होते हैं तो डिमांड हमारी कम हो जाती है। यही हम पढ़ते थे कि डिमांड और प्राइजेस में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ये हमने डिमांड के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, प्राइजेस के बढ़ने से डिमांड जो है वो प्राइजेस बढ़ रहे हैं और डिमांड हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, ये हमने देखा। लेकिन प्राइजेस के कितने रेट से बढ़ने से डिमांड में कितना चेंज आया, वही कौन बताता है हमें कि प्राइजेस कितने से चेंज हुए और प्राइजेस के चेंज होने से कितना % चेंज आया डिमांड में, यही कौन बताएगा हमें? इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बताता है कि प्राइजेस के रिस्पॉन्स की वजह से, प्राइजेस में कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना रिस्पॉन्स हुआ, कितना इफेक्ट पड़ा, वो हमें कौन बताएगा? दैट विल टेल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमें कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। तो ट्रेवर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस, कि प्राइजेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना रिस्पॉन्स पड़ा, कितना चेंज आया, ये हमें कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये कितना % चेंज हुआ प्राइजेस में, जिसकी वजह से परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में उससे कितना % चेंज आया, ये कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो होता है हमारा हमेशा नेगेटिव में होता है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, इसलिए मैंने नोट में लिखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है हमेशा नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमेशा कैसी होती है? इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो इसी वजह से जो ED होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे डिनोट करते हैं? ED से। ED भी हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव में ही होगा, राइट। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। नाउ अब इसमें 5 डिग्रीज होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला डिग्री जो है मोर देन इलास्टिक, जिसको हम ED, यहाँ पर क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED ग्रेटर देन 1। अब मोर देन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इसको पहले हम इस एग्जांपल से समझते हैं। इफ सपोज प्राइजेस जो है 100 रुपीज़ है, प्राइजेस 100 है, तो डिमांड हम कितनी कर रहे हैं उस टाइम पे? 100 ही कर रहे हैं। प्राइजेस क्या हुआ? 95 हो गए। प्राइजेस में जो चेंज आया वो कितना % चेंज आया? 5 से प्राइजेस कम हुए और इस 5 के प्राइजेस से थोड़े से ही प्राइजेस कम हुए
और इसकी वजह से एकदम से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 120, डिमांड एकदम से 120 बढ़ गई है, मतलब 20 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि प्राइजेस में सिर्फ 5% का ही चेंज आया था। 5% के चेंज प्राइजेस में चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, डिमांड ज़्यादा से बढ़ रही है। तो ये हमें कौन बताता है, मोर देन इलास्टिक। मोर देन इलास्टिक मतलब थोड़े से प्राइजेस चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर है देन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। अगर मैं इसको ग्राफ पर दिखाऊंगी तो वो हम कैसे दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर मैंने लिया है प्राइस और एक्स एक्सिस पर लिया है मैंने क्वांटिटी। तो प्राइजेस पहले कितने थे हमारे, P0 जो 100 हमने दिखाया और क्वांटिटी थी 100, राइट। अब प्राइजेस में जो चेंज आया वो सिर्फ 5% आया, तो प्राइजेस में सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज आया और थोड़े से चेंज आने से क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हमें दिख रहा है। तो ये एरो हमें ज़्यादा दिखा रहा है, इसमें ज़्यादा चेंज है और प्राइजेस सिर्फ थोड़े से ही कम हुए थे। तो ये हमें इसका जो कर्व हमारा बनकर आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये जो शेप आ रही है कैसी है, थोड़ा फ्लैट में है, तो ये कैसी शेप होगी, इसकी फ्लैटर कर्व होगा। तो इससे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, कैसे क्वेश्चन आएंगे कि मोर देन इलास्टिक के केस में जो हमारा कर्व होता है वो कौन सी शेप का होता है, फ्लैटर होता है, स्टीपर होता है, तो वो आपको बताना होगा। तो इस पर हमारा जो कर्व बनेगा कैसा बनेगा, फ्लैटर कर्व बनेगा, फ्लैटर इन शेप में होगा, थोड़ा फ्लैट होगा, राइट। नेक्स्ट इज लेस देन इलास्टिक। लेस देन इलास्टिक में क्या होता है, जिसको हम इनइलास्टिक भी बोलते हैं। तो ईडी यहाँ पर क्या होगी, लेस देन इलास्टिक मतलब ईडी जो होगी लेस देन 1 होगी। ईडी लेस देन 1 का मतलब कि प्राइजेस में ज़्यादा चेंज आने से क्वांटिटी में सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज होगा। ये हम एग्जांपल समझते हैं, लेट्स से प्राइजेस पहले 100 थे तो क्वांटिटी भी 100 थी, अब क्या हुआ प्राइजेस 80 हो गए। प्राइजेस एकदम से कितने से कम हो रहे हैं, 20 से कम हो रहे हैं, 20% कम हो रहे हैं। और 20% प्राइजेस कम होने की वजह से क्वांटिटी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, क्वांटिटी सिर्फ 5 से ही बढ़ी है। तो प्राइजेस एकदम से बहुत कम हो गए लेकिन क्वांटिटी में सिर्फ इतना सा फर्क आया, तो मतलब क्वांटिटी कम से बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ईडी लेस देन 1 है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है लेस है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस से। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा, हमारे पास P0 जो कि 100 है और क्वांटिटी हमारे पास कितने, Q0 80, राइट। अब क्या हुआ, P0 100 और क्वांटिटी हमारे पास 100 है, राइट। अब प्राइजेस जो है ज़्यादा से कम हो रहे हैं, तो प्राइजेस एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो 80 यहाँ पर आ गया सपोज। तो प्राइजेस 20% से कम हो रहे हैं लेकिन डिमांड में सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज रहा है, डिमांड सिर्फ थोड़े से ही बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो हम कर्व बनाएंगे वो कैसा होगा, एक स्टीप स्लोप शेप में है, तो ये कैसा कर्व, यहाँ पे स्टीपर कर्व बनेगा, ठीक है। तो लेस देन इलास्टिक के केस में हमारा जो कर्व की शेप आती है वो कैसी आती है, स्टीप आती है। और मोर देन इलास्टिक के केस में कैसी कर्व की शेप आती है, फ्लैटर आती है, राइट। तो ये 2 डिग्रीज थी। नेक्स्ट डिग्री इसमें आती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में मतलब हमारा क्या होता है, ईडी जो होता है इक्वल टू 1 होता है, ईडी इक्वल टू 1, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक, राइट। अब इसमें क्या होता है, जितने परसेंट से डिमांड में चेंज आ रहा है उतने ही परसेंट से प्राइजेस में चेंज आ रहा है। प्राइजेस पहले 100 थी और क्वांटिटी भी 100 थी, प्राइजेस जो हैं 10 मतलब 90 हो गए, मतलब 10% से डाउन हो रहे हैं और डिमांड जो है हमारी 10% से ही बढ़ रही है। जितने परसेंट से प्राइजेस कम हो उतने ही परसेंट से डिमांड बढ़ रही है, तो दोनों में इक्वल इफेक्ट आ रहा है। तो प्राइजेस पहले P0 थे, क्वांटिटी Q0 थी, अब प्राइजेस 10% से गिरे तो क्वांटिटी डिमांड में 10% से ही बढ़ रही है, दोनों इक्वल ही इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ईडी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये टाइप का कर्व बनकर आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये जो हमारे पास शेप आती है इसको हम क्या बोलते हैं, ईडी इक्वल टू 1 के केस में, जिसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, इस केस में जो हमारी कर्व की शेप होगी वो क्या होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको याद रखना है, यूनिटरी इलास्टिक के केस में जो कर्व की शेप होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगल की शेप यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर भी हमारे पास कितना L/B इक्वल होगा, और जितना L/B इसका है उतना ही L/B हमारे पास इसका होगा, दोनों से मेजर करें, तो इसी वजह से इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्यू इक्वल होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक डिग्री। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स जो कितना भी एक्सटेंड कर लो, तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, इलास्टिक है वो खींची जा रही है, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइजेस 100 है, क्वांटिटी भी 100 है। अब प्राइजेस जो है, प्राइजेस में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, प्राइजेस तो कांस्टेंट है, प्राइजेस में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो डिमांड है वो ही एक्सटेंड होती जा रही है, जो डिमांड है वो ही इनफाइनाइट चलती जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कर्व आएगा, प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइजेस हमारे कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ती जा रही है, कम हो रही है, लेकिन डिमांड प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वो इनफाइनाइट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक।
जहाँ पर हमारा जो कर्व की शेप होगी वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो कर्व प्राइजेस में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट डिग्री आती है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब, इनइलास्टिक, अब इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं है, तो मतलब ईडी क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उल्टा है कि प्राइजेस में चेंज आ रहा है, प्राइजेस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है। ये कौन से केस में होता है, ये होता है हमारे नेसेसिटी गुड्स के केसेस में। अब शुगर है, सॉल्ट है, ये सारे मेडिसिन हुई, तो ये सारे वो केसेस है। अगर प्राइजेस बढ़े या कम हुए, हम ये थोड़ी कि क्वांटिटी बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, जितनी मेडिसिन लेनी उतनी ही लेंगे, जितना शुगर लेना है उतना ही लेंगे, कंज्यूम करेंगे, या फिर जितने सॉल्ट हम खरीदते हैं उतने ही सॉल्ट हम खरीदेंगे। ये तो नहीं है कि प्राइजेस बढ़ गए तो सॉल्ट ज़्यादा खरीद लेंगे, या फिर प्राइजेस कम हो गए तो मेडिसिन ज़्यादा खा लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी क्वान्टिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा कर्व बनकर आएगा, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं, डिमांड कॉन्स्टेंट है, डिमांड 100 ही है। प्राइजेस पहले 100 थे, या फिर प्राइजेस पहले 100 थे, अब प्राइजेस 90 हो गए या फिर बढ़ गए, कोई चेंज नहीं आ रहा क्वांटिटी में, क्वांटिटी हमारी सेम कांस्टेंट ही रहेगी, जो कि पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के। तो इनइलास्टिक के केस में पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, इलास्टिक के केस में, परफेक्टली इलास्टिक के केस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इन डिग्रीज़ को बहुत अच्छे से आप पूरा रिकॉल कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपकी, राइट। सो ये था हमारा 5 डिग्री का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसमें आता है, अब आपके सिलेबस में एक चीज़ और दी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स आपके लिए आपके सिलेबस में बताए गए हैं। पहला है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। तो पहला आता है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट मेथड, और वी कैन से परसेंटेज मेथड, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया वही है वो। और नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, राइट। जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ये हम पहले डिस्कस करते हैं, जिसको टोटल आउटले मेथड कहा जाता है, और ये किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। अब इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पर हम प्राइस और एक्सपेंडिचर को रिलेट करेंगे। प्राइस और एक्सपेंडिचर को रिलेट करने से हम यहाँ पर इलास्टिसिटी पर इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, कि प्राइजेस में चेंज आया, प्राइजेस में चेंज आने से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, और उसकी वजह से इलास्टिसिटी कैसी होगी वो हम यहाँ पर केसेस पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट अगर हम केस ले सिचुएशन ए में मैंने क्या देखा, यहाँ पर मैंने लिया प्राइस, नेक्स्ट इज क्वांटिटी, फिर हम टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। इफेक्ट क्या हुआ एक्सपेंडिचर पे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिर हम इलास्टिसिटी देखते हैं उस केस की इलास्टिसिटी क्या होगी, राइट। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। तो मैं आपको इस टेबल का बताती हूँ है क्या ये कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अगर हम सिचुएशन ए की बात करें, सिचुएशन ए में पहले हमारे पास प्राइस थे 2 रुपये, जिसमें हम 4 क्वांटिटी कंज्यूम करे थे। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकाले तो 4 × 2 कितना हो गया, 8, राइट। नेक्स्ट हमने अब क्या हुआ, प्राइजेस हो गए कम, प्राइजेस 2 से हो गए 1। तो अब हम जब प्राइजेस कम होंगे तो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी, क्वांटिटी मैंने कर दी 8, पहले 4 खरीद रही थी, अब मैं 8 क्वांटिटी खरीद रही हूँ। जब मैंने इसका एक टोटल एक्सपेंडिचर निकाला 1 × 8 तो कितना हुआ, 8। तो यहाँ पर हमने क्या देखा इस केस में कि प्राइजेस मेरे कम हो रहे हैं, प्राइजेस कम होने की वजह से मेरा जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर मेरा सेम ही है। जब हमने देखा 2 से 4 8, 1 × 8 8, तो एक्सपेंडिचर तो सेम है, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास सेम ही है। तो प्राइजेस कम होने की वजह से अगर प्राइजेस जो है कम है या फिर प्राइजेस, तो फर्स्ट केस ये आता है, प्राइजेस अगर राइज हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, तो उस केस में ईडी जो होगी वो क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये फर्स्ट केस है, प्राइजेस बढ़े या कम हो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, सेम ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस केस में ईडी इक्वल टू 1 होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ़ प्राइजेस फॉल और वी कैन से राइज और टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, तो देन इलास्टिसिटी विल व्हाट, इलास्टिसिटी उस टाइम पे क्या होगी, तो वो इक्वल टू 1 होगी, जिसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन आती है, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, प्राइजेस हैं 2 और डिमांड हम कर रहे हैं कितनी, 4, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकाला 2 × 4 दैट इज़ 8। अब क्या हुआ, प्राइजेस हो गए कम, प्राइजेस हो गए 1, और मैंने जब प्राइजेस कम हुए तो मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने प्राइजेस कम होने की वजह से मैंने क्वांटिटी जो है 10 क्वांटिटी में कंज्यूम कर रही हूँ। पहले मैं 8 करी थी, अब मैंने 10 क्वांटिटी कंज्यूम करी है। यहाँ पर मैं 8 करी थी, अब मैंने 10 कंज्यूम करी है।
तो यहाँ पर जो मेरे पास एक्सपेंडिचर निकल कर आया वो कितना है 10। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब प्राइजेस कम हुए तो प्राइजेस कम होने से मैं ज़्यादा कंज्यूम करी जिसकी वजह से मेरा खर्चा बढ़ रहा है। तो खर्चा मेरा 8 से 10 हो गया। तो प्राइजेस कम हुए, प्राइजेस कम होने से मेरे पास खर्चा मेरा बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हमने कहा प्राइजेस कम हुए, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों प्राइजेस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसे रिलेशन है, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन। तो इस केस में इलास्टिसिटी मेरी कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये हमें याद रखना है। इफ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। अगर प्राइजेस कम हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या फिर प्राइजेस बढ़ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन अगर हमें देखने को मिल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, तो उस केस में ईडी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, जिसको हम ग्रेटर देन यूनिटरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ विद फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, और विद राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। राइट, तो ये सेकेंड केस है। थर्ड केस में क्या है, प्राइजेस 2 थे, क्वांटिटी 3 थी, तो हमने एक्सपेंडिचर निकाला 2 × 3 6। अब प्राइजेस हो गए कम, और प्राइजेस कम होने से, जैसे मैं यहाँ पे जब मेरे प्राइजेस कम हुए थे, मैं जो कंजप्शन थी वो मैंने 10 कर दी थी, एकदम से कंजप्शन बढ़ा दी थी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ज़्यादा रेट से बढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पर जो मैं कंजप्शन बढ़ा रही हूँ थोड़ा कम रेट से, मैंने बस थोड़ी सी ही कंजप्शन बढ़ाई, ज़्यादा कंजप्शन नहीं बढ़ाई। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर में चेंज तो आया, तो वो लेकिन आया कैसे, पहले 2 × 3 हमने करा, कितना आया 6, और 4 × 1 हम कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 4। तो मतलब मेरा जो बोल सकते हैं हम, कंजप्शन तो बढ़ रही है लेकिन मेरा खर्चा कम हो रहा है, खर्चा मेरा नहीं बढ़ रहा है इतना। तो उससे हो क्या रहा है, यहाँ पर प्राइजेस कम हो रहा है, प्राइजेस कम होने से मेरा खर्चा भी कम हो रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपेंडिचर मतलब जो मैंने क्वांटिटी थी वो ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी। तो दोनों में जो हमें रिलेशन देख रहे हैं प्राइजेस और एक्सपेंडिचर में, वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर प्राइजेस भी कम हो रहे हैं तो प्राइजेस कम होने से खर्चा भी हम कम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इस केस में ईडी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो ईडी लेस देन 1। तो हम बोल सकते हैं इफ विद फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर प्राइजेस कम फॉल हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, और अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। दोनों सेम चीज़ चल रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइजेस कम हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो उस केस में ईडी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो ये हमारे केसेस बनते हैं टोटल एक्सपेंडिचर के केस में। कैसे ईडी को हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो अगर मैं इसका समरी पार्ट देखूँ तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर फर्स्ट केस में हमने ये देखा, इसमें फर्स्ट केस क्या बोलता है, प्राइजेस जो हैं, प्राइजेस बढ़े या फिर प्राइजेस कम हो, नो मैटर, हमें इस फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो एक तरीके से कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आया, तो उस केस में ईडी क्या होगी हमारी, इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट सिचुएशन पढ़ी है। नेक्स्ट सिचुएशन में हमने क्या देखा, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, प्राइजेस बढ़ने की वजह से एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्राइजेस कम हो रहे हैं, प्राइजेस कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इस केस में क्या होगा, ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। ये जो समरी मैंने लिखी है वो ही आपको याद रखनी है। ठीक है, आप इसमें अगर आपको टेबल इतने अच्छे समझ नहीं आ रही तो समरी पोर्शन याद रखो। अब क्या हो रहा है, प्राइजेस बढ़े, प्राइजेस बढ़ने से एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा, या फिर प्राइजेस कम होने से एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, दोनों में कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहे हैं। तो इस केस में ईडी क्या होगी, लेस देन 1। तो ये था अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ईडी की अलग अलग डिग्रीज को। राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो मेथड है, दैट इज़ प्रपोर्शनेट मेथड, और वी कैन से परसेंटेज मेथड। तो प्रपोर्शनेट मेथड जो है हमारे पास, परसेंटेज मेथड तो वही चीज़ है, दोनों ही सेम चीज़ हैं वैसे। परसेंटेज मेथड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, की प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमेशा यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि ईडी हमेशा नेगेटिव में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, सो दैट आप एग्ज़ाम्स में अपना अच्छे से कर पाओ सॉल्व, जिसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा, तो वो आप अच्छे से कर पाओ। प्रपोर्शनेट मेथड हम देखें तो उसमें क्या, प्रपोर्शनेट मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये है,
चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी मतलब जो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी थी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड, और डेल्टा पी क्या है हमारे पास, चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, तो क्यू यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी वन, जो हमारे पास जो नई क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी में से पुराने वाली क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगी, डेल्टा क्यू। डेल्टा पी हमारे पास क्या निकलेगा, इनिशियल जो हमारे पास नया जो प्राइस है उसमें से हम जो पुराना प्राइस है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा, डेल्टा पी निकल जाएगा। प्राइजेस क्या होंगे हमारे पास यहाँ पर, जो मेरे पास इनिशियल प्राइस थे जो पहले स्टार्टिंग में थे, और क्वांटिटी क्या होगी, इनिशियल क्यू होगी, राइट। अब मैं इसको आपको एग्जांपल समझाती हूँ। लेट्स से इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ 4 रुपीज़ पर कप एंड द डिमांड इज़ 1 रुपीज़। तो यहाँ पर जो जैसे भी आपको सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम एक छोटी सी टेबल बना लेंगे, सो दैट हमें क्वेश्चन करने में ईजी होगा। तो मैंने क्या देखा, प्राइजेस जो है यहाँ पर कितने हैं, 4, और प्राइजेस 4 पर हम क्वान्टिटी कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 1। तो प्राइजेस 4 हैं और क्वान्टिटी 1 है। प्राइस जो है आइसक्रीम के फॉल हो गए कितने, 2 रुपीज़, तो प्राइजेस फॉल हो गए तो 2 आ गए, और डिमांड बढ़ गई, 4 कप बढ़ गए, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब मुझे बनाना है इलास्टिसिटी निकालनी है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, राइट। तो इससे हम निकालते हैं, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालना है मेरे पास, हमें डेल्टा क्यू निकालेंगे हम Q1 माइनस क्यू, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है Q1 माइनस क्यू, मतलब Q1 मेरे पास जो नया क्वांटिटी है, नया क्वांटिटी क्या है 4, और पुराना क्वांटिटी क्या है 1, तो 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, तो डेल्टा क्यू मेरे पास निकल कर आया 3। डेल्टा प्राइस में क्या निकालेंगे, जो नया प्राइस है, नया प्राइजेस मेरे पास कितने हैं यहाँ पर, P1 2 है, और जो पुराने प्राइस है वो कितने हैं 4 है, तो 2 माइनस 4 कितना आया, -2, तो मेरे पास ये -2 आया। प्राइजेस, जो प्राइजेस मेरे पास पुराने वाले प्राइजेस थे, पुराने प्राइजेस कितने हैं 4, और पुरानी क्वांटिटी कितनी है 1, तो 4 अपॉन 1, ये मेरे पास आ गया है। अब मैंने यहाँ से जब सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आया, 2 में से 4 कट करेंगे तो कितना 2, तो मेरे पास ये माइनस में, तो मेरे पास यहाँ पर आया -6। लेकिन जब हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो ईडी जो है मेरे पास कितना आया है यहाँ पर 6, इलास्टिसिटी मेरे पास 6 निकल कर आई है। तो इस केस में अगर हमसे पूछेंगे कि इस केस में इलास्टिसिटी की जो डिग्री है वो कैसी होगी, ईडी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ईडी यहाँ पर मेरे पास 6 आई है, तो ग्रेटर देन यूनिटी, या फिर हम बोल सकते हैं मोर देन इलास्टिक। ठीक है, तो ये इस मेथड से हम इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा कि कैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया बाय प्रोपोर्शनेट मेथड, और वी कैन से परसेंटेज मेथड। राइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक मेथड, और वी कैन से पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें हम इलास्टिसिटी को थ्रू ग्राफ के थ्रू हम इसमें डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू हम इसमें इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। तो इट मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व के ऊपर हम डिफरेंट पॉइंट्स में इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे, राइट। तो मैंने जैसे यहाँ पर देखा कि MN जो है मेरे पास एक स्ट्रेट कर्व लाइन है, एक स्ट्रेट डिमांड कर्व है, MN इज अ स्ट्रेट डिमांड कर्व। पॉइंट P इंडिकेट करता है कर्व को दो एक सेगमेंट में, एक जो पॉइंट P है कर्व को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे लोअर सेगमेंट, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे अपर सेगमेंट, राइट। तो अब मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी को मेजर करूँगी। अगर मैं पॉइंट P पर यहाँ पर निकालूँ, और हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो कैसे रहेगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, राइट। तो अगर मैं इलास्टिसिटी को पॉइंट P पर निकालती हूँ तो क्या करेंगे हम, लोअर सेगमेंट को डिवाइड करेंगे किससे, अपर सेगमेंट से। अब लोअर सेगमेंट हम देखें तो लोअर सेगमेंट यहाँ पर क्या है, PN, P से लेकर N तक लोअर सेगमेंट हो गया, और अपर सेगमेंट क्या है, P से लेकर M तक। तो हमने क्या देखा, P से लेकर M और P से लेकर M तक दोनों ही क्या है, इक्वल डिवीजन है दोनों का। तो PN और PM इक्वल 1, तो ये दोनों ही इक्वल डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड है, तो इलास्टिसिटी इस केस में क्या होगी, इक्वल टू 1, जिसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, और वी कैन से यूनिटी।
नेक्स्ट आता है अगर मुझे पॉइंट ए पर इलास्टिसिटी को निकालना है। पॉइंट ए पर निकालने के लिए लोअर सेगमेंट करेंगे अपॉन अपर सेगमेंट करेंगे, राइट। अब लोअर सेगमेंट क्या है हमारे पास ए एन और अपर सेगमेंट कितना है ए एम। तो ए एन अपॉन ए एम, और हमने देखा ए एन ग्रेटर है ए एम से, तो ए एन ग्रेटर है ए एम से, जिसका मतलब ए एन ग्रेटर देन ए एम। तो ये क्या है, इसमें बस ग्रेटर है 1 से, तो हमने क्या देखा ए एन जो है ग्रेटर है 1 से, जिसका मतलब जो इलास्टिसिटी है पॉइंट ए पर वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 1 से, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन यूनिटी। अब मैं पॉइंट बी पर निकालती हूँ इलास्टिसिटी को, तो हमने देखा लोअर सेगमेंट बी एन डिवाइडेड बाय बी एम। तो हमने क्या देखा, बी एन जो है कम है किससे, 1 से, बी एन, या फिर हम बोल सकते हैं बी एन जो है लेस है किससे, बी एम से, और वी कैन से बी एन लेस है 1 से। तो यहाँ पर जो हमारा केस बनेगा वो लेस देन इलास्टिक होगा, तो इस केस में ई डी लेस देन 1 होगी पॉइंट बी पर। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर हम इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट एन पर जब हम इलास्टिसिटी को निकालेंगे तो वो क्या होगा, लोअर सेगमेंट यहाँ पे क्या कुछ है ही नहीं इसके नीचे, तो यहाँ पर लोअर सेगमेंट क्या 0, अपर सेगमेंट कितना एन एम, तो किसी भी चीज़ को हम 0 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो एन पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी, राइट। ऐसे पॉइंट एम पर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट तो हमारे पास क्या है, एम एन है, और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको एन से। तो यहाँ पर क्या था, हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं एम एन से, जब हम किसी 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट एम पर हमने डिवाइड करा एम एन को डिवाइडेड बाय 0, तो किसी भी चीज़ को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पर पॉइंट एम पर हमारे पास जो इलास्टिसिटी आएगी वो क्या आएगी, इन्फिनिटी, तो परफेक्टली इलास्टिक जिसको हम बोलते हैं। और पॉइंट एन क्या है हमारे पास, परफेक्टली इनइलास्टिक, राइट। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मेथड से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स रहते हैं, 3 मेथड जिसको हमने डिस्कस किया अभी, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपका परसेंटेज मेथड रहता है, और दूसरा परसेंटेज नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड, और सेकंड इज परसेंटेज बोल सकते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें प्रोड्यूसर वाला जो पॉइंट है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो मैं चैप्टर लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।